नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरविज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 और उसमें पढ़ रहे हैं मेथड्स, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम की। आज की मेथड है दोस्तों, दूसरी मेथड है इनकम मेथड। इसके पहले हम लोगों ने आउटपुट मेथड देखा, आउटपुट मेथड में 2 और सब मेथड्स देखी, फाइनल गुड्स अप्रोच और एक वैल्यू एडिशन अप्रोच। और इससे हम लोग आउटपुट मतलब प्रोडक्शन से कैसे नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं वो देखा। आज हम देखेंगे इनकम मेथड से क्या करना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अब आपको अगर सर्कुलर टैली ऑफ नेशनल इनकम याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बोला था कि एक कंज्यूमर के पास क्या होता है, एक कंज्यूमर या तो फिर हाउस होल्ड के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर होता है। ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड क्या देता है, बिजनेसेस को देता है, फर्म्स को देता है। फर्म्स क्या करता है, इसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको मालूम होंगे, रेंट है, लेबर के लिए वेजेस है, फिर कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, फिर एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट है। ये सब रिवॉर्ड्स क्या करता है, एक बिजनेस वापस हाउस होल्ड को दे देता है। और ऐसे एक हाउस होल्ड को क्या होती है, इनकम होती है। ये फ्लो क्या है, पूरे इकोनॉमी में चलते रहता है और मनी सर्कुलेट होते रहता है। तो हम लोग इनकम से, मतलब ये जो फैक्टर इनकम लोगों को हो रही है, हाउस होल्ड को हो रही है, उससे क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। अब कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इनकम मेथड का और एक नाम है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड होते हैं वो कंज्यूमर्स को उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए रिवॉर्ड देते हैं। उसी रिवॉर्ड्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी रिवॉर्ड्स का एडिशन करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम मेजर करते हैं। दिस इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन साइड में वो हमने जो आउटपुट मेथड देखी थी वो प्रोडक्शन साइड पे थी। प्रोडक्शन साइड मतलब हमने कैसे कैलकुलेट किया नेशनल इनकम, हमने कैलकुलेट किया कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, और उससे हम लोगों ने क्या किया, नेशनल इनकम कैलकुलेट की। इधर इनकम मेथड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड से जाएंगे, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए कितना रिवॉर्ड सबको मिल रहा है, मतलब कितना इनकम मिल रहा है, उससे हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम मेजर करेंगे। हमारा जो फंडामेंटल है कि सभी की इनकम हम लोग साथ लेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, तो उसी अप्रोच से हम लोग इनकम मेथड में जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन साइड। सो इट इज जस्ट अ पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एडेड टुगेदर। मतलब हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी पेमेंट मिलता है, आप समझो मैं कंपनी में काम कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलते हैं, सैलरी मिलती है। तो सैलरी मेरी किस में आ गई, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लेबर दे रहा हूं, मतलब मेरा दिमाग दे रहा हूं, मेरा कुछ काम दे रहा हूं उनके लिए, और वो उसके बदले में बिजनेस मुझे सैलरी दे रहा है। तो ये मेरे आ गया वेजेस में। वेजेस में दोस्तों सभी इंक्लूडेड है, मतलब फैक्ट्री लेबर भी इंक्लूडेड है, सैलरी ऑफिशियल लेबर्स भी इंक्लूडेड है, डायरेक्टर्स भी इंक्लूडेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेंट मतलब क्या कि फार्मर अभी अपनी जमीन देते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। या तो कोई ओनर जो होता है वो अपनी जमीन भाड़े पे देता है एक बिजनेस को, बिजनेस उसके लिए रेंट देता है। तो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो रिवॉर्ड्स मतलब हम लोग अगर साथ में जुटाए, उसका सम अप करें, तो उससे हमें नेशनल इनकम या तो फिर इनकम मेथड से नेशनल इनकम मिल सकती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनकम मेथड में ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर्ड। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह है, मुझे सैलरी अच्छी खासी कमाता हूँ। अब क्या हुआ, मेरे भाई का बर्थडे आ गया, भाई के बर्थडे में मैंने क्या कर दिया, उसको एक 2000 का गिफ्ट दे दिया, 2000 रुपए कैश उसको गिफ्ट दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो पैसा मैंने सिर्फ क्या कर दिया, मेरे भाई को गिफ्ट कर दिया। अब मेरे भाई की वो रियल इनकम है क्या, मेरे भाई की वो रियल इनकम नहीं है, क्योंकि उसने वो किधर से कमाया नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ मेरा पैसा उसको ट्रांसफर किया है। तो ये सब ट्रांसफर पेमेंट जो है वो हम इनकम मेथड में हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इससे रियल ट्रांजैक्शन इन मनी या तो फिर रियल इनकम जनरेट नहीं होता है। इसके लिए ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब ट्रांसफर पेमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, डोनेशंस हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, गिफ्ट्स हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद हम लोग इनकम मेथड से लोगों की इनकम मेजर कैसे करेंगे, इसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो इसके सोर्सेस है दोस्तों, बेस्ट सोर्स है इनकम टैक्स रिटर्न। जितने भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न से अगर हम लोगों ने क्या कर लिया, उनकी इनकम को एडअप कर लिया, तो हमें क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। बट इंडिया में क्या करते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरती है। सिर्फ 3% पॉपुलेशन अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरती है, तो इससे पूरी इनकम नहीं मिल सकती। फिर तो हम लोग बिजनेसेस के लिए क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से, मतलब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट से उनको कितना इनकम हुआ वो इनकम मेथड में एडअप कर सकते हैं। या तो फिर एस्टिमेशन मेथड पे स्मॉल बिजनेसेस है जो ITR भी नहीं बनाते, जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं बनाते, उनके लिए हम लोग एस्टिमेशन मेथड से क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर देंगे। ये थोड़ी वेग मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत कम जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्लूड होता है इनकम मेथड कैलकुलेट करने में।
अब इसमें हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो भी रिवॉर्ड मिला उसे हमें साथ में लाना है, और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमारे देश में पैसा आया उसको साथ में लाना है, सब क्या एडिशन करना है, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो नेशनल इनकम का सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट क्यों लिया हमने क्या बोला कि फैक्टर कॉस्ट मेथड से सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना पैसा मिल रहा है उतना पैसा हम लोग लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या मिलता है, रेंट मिलता है, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, प्लस मिक्स्ड इनकम। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जिनको मिक्स्ड इनकम हो रहा है, मतलब जो प्रॉफिट भी कमा रहे, जो इंटरेस्ट भी कमा रहे बैंक से, या तो फिर ऐसे हो सकता है जो किधर काम भी कर रहे हैं लेबर का, मतलब जो किधर सैलरी भी कमा रहे और जो इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, तो ये मिक्स्ड इनकम भी हम लोग साथ में ले लेंगे। प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब रिसीट माइनस पेमेंट, जितना एक्सपोर्ट के लिए रिसीट मिला माइनस जितना पेमेंट किया किसके लिए, इंपोर्ट्स के लिए, तो वो हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सिंपल मेथड है इनकम मेथड, मतलब क्या कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको जितना भी रिवॉर्ड मिला है वो सब हम लोग एक कर लेंगे। उस इनकम मेथड से हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम को, पूरी नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। अब इस नेशनल इनकम को मेजर करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो हम देख लेते हैं। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इनकम मेथड में अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। पहली तो प्रिकॉशन लेनी है कि हमें ट्रांसफर पेमेंट इग्नोर करने पड़ेगा। ट्रांसफर पेमेंट मैंने आपको बताया था, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, सब्सिडी हो गया, या तो फिर स्कॉलरशिप्स हो गया, ऐसी जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो मुझे इग्नोर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर जो ऐसी जो ट्रांसफर पेमेंट्स है दोस्तों वो मुझे इग्नोर करनी पड़ेगी। अब इग्नोर क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने वो इनकम कमाया है उसकी इनकम में मैंने क्या कर लिया, नेशनल इनकम में वो ऐड अप कर लिया। अब उसने अगर सिर्फ ट्रांसफर किया है, मतलब दूसरे ने इनकम कमाई नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर किया है, तो उसे मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसके लिए ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगा। दूसरा है अनपेड सर्विसेज शैल बी इग्नोर। अब बहुत सारी अनपेड सर्विसेज होती है। अनपेड सर्विसेज का बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हाउस वाइफ की सर्विस। हाउस वाइफ की सर्विस के लिए उसको कोई पैसा देता है क्या, कोई उसको मनी देता है क्या, नहीं देता है। हाउसवाइफ की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, ऐसा हो सकती है। तो वो जो अनपेड सर्विस होती है दोस्तों, उस अनपेड सर्विस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। या तो फिर जो टीचर है वो उसके बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बच्चे से वो फीस लेगा क्या, नहीं लेगा। इसके लिए जो भी वो अनपेड सर्विसेज है उसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। अब तीसरा है सेकंड हैंड गुड्स का सेल। सेकंड हैंड गुड्स का सेल क्या करना पड़ेगा, वो भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ओरिजिनल सेल हुआ था तब हमने उसे नेशनल इनकम में ले लिया था। अब सेम प्रोडक्ट दूसरे बार सेल हो रहा है तो उसे हमें नेशनल इनकम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई रियल एडिशन नहीं है हमारे नेशनल प्रोडक्शन में या नेशनल इनकम में। अब चौथा है दोस्तों इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज इग्नोर्ड एज दे आर नॉट द रियल इनकम। अब इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर सिर्फ देखते हैं। शेयर का सेल क्या होता है दोस्तों की प्राइसेस बढ़ती है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ती है तब रियली कंपनी को कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि रियली कंपनी को पहले ही पैसा उसका आ गया होता है आईपीओ के जरिए। अगर शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है तो उसका रियल इनकम उससे कुछ नहीं होता। इसके लिए शेयर की प्राइसेस हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। बट हमारे बुक में बॉन्ड भी दिया है। अब बॉन्ड केस में क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या है, हमारे रियल इनकम है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बॉन्ड का इनकम इंक्लूड करना चाहिए, बट हमारे बुक में दिया है, इसके लिए हमें यही लिख के आना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज इग्नोर्ड एज दे आर नॉट द रियल इनकम। अब पांचवा है रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस आर इग्नोर्ड एज दे आर द ट्रांसफर पेमेंट। अब डायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बोला था, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इनकम पे बेस्ड होते हैं, मतलब जो हमारी इनकम से लिए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब समझो मैंने क्या किया, 100 रुपीज इनकम कमाई। 100 रुपीज इनकम पे समझो 30 रुपए टैक्स है, 30% टैक्स है। तो 30 रुपीज मुझे ये निकाल के किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बाकी 100 रुपए कमाए, बट उसमें से 30 रुपए मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, मेरे पास बचे 70 रुपए। अब हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमारी पूरी इनकम को ऐड अप करते हैं। तो पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम मैंने क्या किया, मेरी 100 रुपए इनकम ऐड अप कर ली। अब 100 रुपए इनकम में से ही मैंने 30 रुपए निकाल के क्या कर दिए, गवर्नमेंट को दे दिया। अब अगर मैंने वापस वो 30 रुपए इंक्लूड कर लिए गवर्नमेंट के भी, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। मतलब मेरे 100 रुपए प्लस गवर्नमेंट के 30 रुपए, मुझे इनकम मिले 100 रुपए ही, बट उस 100 रुपए का काउंटिंग 130 रुपए हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट टैक्सेस को इग्नोर करना है। अब डायरेक्ट टैक्सेस को ही क्यों इग्नोर करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों नहीं? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने 100 की क्या की, परचेस की गुड्स, उसके ऊपर मुझे 18 रुपए जीएसटी
जीएसटी भरना पड़ रहा है, 18 रुपए जीएसटी भरना पड़ रहा है। ये 18 रुपए दोस्तों डायरेक्टली किधर जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अब 100 + 18 मतलब 118 रुपए सेलर को देते हैं, बट सेलर को पूरा 118 नहीं मिलता है, सेलर को उसमें से 18 रुपए निकाल के पहले गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसके लिए सेलर की रियल इनकम होती है 100 रुपए, तो उस 100 रुपए को मैंने सेलर की इनकम में एडअप कर लिया और 18 रुपए को गवर्नमेंट की इनकम में एडअप कर लिया। इधर कोई भी डबल काउंटिंग नहीं हुआ। इसके लिए सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस से जो भी रेवेन्यू आता है वो इग्नोर करना है, क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट है। अब छठा है दोस्तों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी आल्सो इंक्लूडेड। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को अपना जो प्रॉफिट होता है वो बांट देती है। कुछ परसेंट प्रॉफिट बांटती है, कुछ परसेंट रखती है। जो प्रॉफिट वो बांटती है उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना डिविडेंड देती है। अब सभी सभी प्रॉफिट कंपनी क्या करती है, बांटती नहीं है शेयर होल्डर्स में। इसके लिए अगर वो शेयर होल्डर्स में पूरा प्रॉफिट ना बांटे, फिर भी जो बचा हुआ प्रॉफिट है, मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो भी तो नेशनल इनकम है उसी साल का। इसके लिए वो इनकम भी हम लोग क्या कर देंगे, नेशनल इनकम में एड अप कर देंगे। और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होते हैं, जैसे गेल, सेल, बेल, भेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कंपनीज जो है उनसे भी जो प्रॉफिट होता है वो भी हम लोग इनकम में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी इनकम क्या है, नेशनल इनकम का ही पार्ट है। अब 7वां प्रिकॉशन हमें लेना है कि इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, रेंट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस इज इंक्लूडेड। इंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है, इंप्यूटेड वैल्यू मतलब गेस्ट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, ऐसी एस्टिमेटेड वैल्यू सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अब ये सेम पॉइंट हमने आउटपुट मेथड में देखा था, जिधर मैंने बोला था कि एक फार्मर क्या करता है, अपने प्रोडक्शन में से कुछ पार्ट अपने लिए निकाल के रखता है। अब उस पार्ट का उसने क्या किया, सेल नहीं किया है, बट वो प्रोडक्शन तो है पूरे नेशन का। इसके लिए उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें लेनी पड़ेगी नेशनल इनकम में। और रेंट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस, अब जो जिस घर में हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग उस घर के ओनर है, तो हम लोग उसके लिए रेंट देते हैं क्या, नहीं देते हैं, तो उस रेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे नेशनल इनकम में ऐड अप करनी पड़ेगी, तभी नेशनल इनकम एक ट्रू पिक्चर दिखाएगा। तो ये था दोस्तों इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये मेथड क्या होता है, सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि कॉमर्स, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जैसे जिस सेक्टर्स में सर्विस का एलिमेंट ज़्यादा है उस सेक्टर्स में इनकम मेथड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा इनकम मेथड। थैंक यू सो मच।